हेलो, वेलकम टू IRA एकेडमी एंड दिस इज लिप्सा साहू। और मैं शुरू करने जा रही हूँ एक इम्पोर्टेंट MCQ की सीरीज जो आप लोगों के क्लास 12 के बोर्ड के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगी। सो हियर इज माय फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई एम गोना सॉल्व दिस। तो क्वेश्चन है कि चार्ज ऑन द बॉडी इज Q1 एंड इट इज यूज्ड टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि एक बॉडी गिवन है जिसके ऊपर चार्ज Q1 है जो कि एक अनदर बॉडी को एक अलग दूसरे बॉडी को चार्ज कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। चार्ज ऑन द सेकेंड बॉडी इज फाउंड टू बी Q2। तो वो जो इंड्यूस चार्ज हो रहा है एक बॉडी के कारण दूसरी बॉडी में, वो चार्ज है Q2 आफ्टर चार्जिंग। इंडक्शन के बाद जो चार्ज हो रहा है उसके बाद अगर सपोज ये एक बॉडी है, तो एक मिनट, ओके, सपोज ये एक बॉडी है जिसमें सपोज मैंने पॉजिटिव चार्ज ले रखा, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी में चार्ज इंड्यूस करेगा तो वो सेम इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस तो करेगा, लेकिन उसका चार्ज ऑपोजिट होगा, है ना, क्योंकि प्रोसेस है इधर इंडक्शन। तो अगर इधर चार्ज Q1 है और वो चार्ज Q2 इंडक्ट कर रहा है दूसरी बॉडी में, ये फर्स्ट बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, ठीक है। तो हमें Q1 और Q2 का रिलेशन पूछा है। तो हमें इंडक्शन के बेसिक रूल तो पता ही है, जितने चार्ज एक फर्स्ट बॉडी में है, सपोज इसमें एक चार्ज 6 कूलम की है, आई एम जस्ट कंसिडरिंग, ओके। तो अगर पहले बॉडी में चार्ज 6 कूलम है तो इधर वो जो चार्ज इंड्यूस करेगा उसका भी वैल्यू 6 कूलम होगा, क्योंकि बेसिक रूल है इंडक्शन का। तो अगर हम Q1 और Q2 के रेशियो निकाले तो वो तो इक्वल होगा ना, व्हिच इज 1, क्योंकि इधर चार्ज Q1 इक्वल टू Q2 है और ये मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन मतलब चार्ज ये पॉजिटिव। एक मिनट, ओके, तो इसका आंसर हमें मिल गया ऑप्शन ए। गॉट इट। फिर जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो एक दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है कि द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज 6 कूलम एंड 2 कूलम। तो दो चार्ज ले लेते हैं, एक है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। इधर है 6 माइक्रोकूलम, इधर है 2 माइक्रोकूलम, जिनके बीच एक फोर्स दे दिया है, गिवन है हमें, व्हिच इज F। तो F की वैल्यू भी गिवन है, व्हिच इज 12 न्यूटन। तो पहले हम वैल्यू डाल दें क्योंकि हमें आसान होगा आगे कैलकुलेशन करने में। तो हमें तो पता है कूलम फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R मतलब ये जो डिस्टेंस है R, जो कि हमें फिलहाल गिवन नहीं है। तो पहले हमें R का डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, फिर हमें पूछा है न्यू फोर्स। तो अगर इधर से हम R की वैल्यू निकाल दे तो हम न्यू फोर्स F डैश निकाल सकते हैं, क्योंकि यही तो हमें पूछा है। तो प्रोसेस से जाते हैं, हमें पता है K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ओके। Q1 इंटू Q2 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 2 ज़ा व्हिच इज 12, और माइक्रोकूलम है तो 10 टू द पावर -12 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -6 और -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो अब हम निकालेंगे R स्क्वायर की वैल्यू, व्हिच इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई F की वैल्यू गिवन है, व्हिच इज 12। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दो और वहाँ पर कैलकुलेशन तो आता ही है। तो R की वैल्यू जो होगा, ये जिसकी इसका आंसर जो भी होगा तो उसका रूट ओवर निकाल देना, क्योंकि हमें R की वैल्यू पूछा है। अब R की वैल्यू जो आएगा इसे पुट करना है F डैश में। तो F डैश की वैल्यू फॉर्मूला भी वही होगा, इधर हम R स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, इधर डाल के हम F डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप यू ऑल गॉट इट, ओके। वैसे इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आप सॉल्व कर देना, इसका आंसर 0 ही होगा। तो अब हम जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है, a charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q and Q। तो क्वेश्चंस को समझते हैं। दिया है कि एक चार्ज Q है जो कि सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग, मतलब ये है सेंटर, दो इक्वल चार्जेस कैपिटल Q है, उसके मिड पॉइंट पे एक स्मॉल Q चार्जेस है,
और ये कहा है कि द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो तीनों चार्ज है ना वो तीनों इक्विलिब्रियम में है। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बेसिक मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब ये दो चार्जेस है, अगर उस पे जो फोर्स है F1 शुड बी इक्वल टू ये फोर्स F2। अगर मैं ये चार्ज और ये चार्ज कैपिटल Q और स्मॉल q में F1 फोर्स लूँ और इधर स्मॉल q और कैपिटल Q में F2 फोर्स लूँ, और अगर F1 इक्वल टू F2 हो जाता है तो वो इक्विलिब्रियम, मतलब ये चार्ज Q यहाँ पर लाई कर पाएगा। तो इधर हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव है कैपिटल Q वाला चार्ज और इधर भी है पॉजिटिव। तो अगर दो चार्जेस पॉजिटिव है उसके अंदर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख लूँ तो ये दोनों तो रिपेल करेंगे ना, क्योंकि हमें पता है इक्वल चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, है ना। और अगर ऑपोजिट हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम रहने के लिए ये दोनों में एक बैलेंस तो मेंटेन होना चाहिए। मतलब ये पता चल गया कि पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव में हमारे पास दो ऑप्शन है। अब बात आता है कि ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी। तो ये भी बहुत सिंपल है, देखो दोनों चार्जेस है तो एक ये जो चार्ज है वो डिवाइड होगा दोनों में। मतलब अगर Q चार्ज है और अगर उसे दोनों में डिवाइड होना है तो सिंपली ये Q/2 होगा, है ना। और हमने ये पता कर दिया कि नेगेटिव होगा क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विच इज -Q/2। होप यू ऑल गेट दैट। फिर आते हैं नंबर 12 पे। मतलब यार इसमें नंबर थोड़ा सा आगे पीछे है पर हाँ क्वेश्चन 4 है ये। तो इसमें क्या है कि टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एंड चार्ज Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। यहाँ पर की वर्ड है दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ठीक है, अच्छा हमें फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, मतलब जो चार्ज है उस पर बैलेंस्ड फोर्स आ रहा है। तो एक चार्ज, अगर एक दो बॉडी जो चार्ज है जिसमें मास भी है, तो यहाँ पे दो केसेस के फोर्स आते हैं, है ना। जो चार्जेस के वजह से आते हैं वो होता है कूलम्बिक फोर्स Fe, राइट। जो कि होता है, एक मिनट, जो कि होता है कूलम्बिक फोर्स Fe। और क्योंकि बैलेंस है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है मास के वजह से आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्जेस के वजह से आता है कूलम्बिक फोर्स, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, मतलब सिंपली हमें दे दिया है कि कूलम्बिक फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे हमें निकालना है Q/m की वैल्यू, राइट। Q/m की वैल्यू पूछा है। तो सिंपली हम जो ये इक्वेशन निकाले जो कि इक्वल है, दोनों के फॉर्मूला डाल देते हैं। कूलम्बिक फोर्स Fe का फॉर्मूला क्या है, K Q, दोनों चार्जेस इक्वल है तो K/Q² Q स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि ये भी Q है ये भी Q है, राइट। और अब ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वैल्यू है G m1m2/r², है ना। और m1 m2 दोनों तो इक्वल है तो m²/r²। हमें पता है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों ही इक्वल है, मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि Q²/r² इक्वल्स टू G m²/r², राइट। डिस्टेंस तो दोनों में सेम है तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देती हूँ। तो Q² डिवाइडेड बाई m² की वैल्यू क्या हो जाएगा, G/K। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, है ना। तो यहाँ पर K इधर हो गया तो 4πε0 G हो गया। लेकिन इसका वैल्यू किसका वैल्यू है, Q²/m²। लेकिन हमें तो Q/m की वैल्यू पूछा है ना, तो सिंपली ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास गिवन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट। तो फिर जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे क्या पूछा है, टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर इन एयर एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर। मतलब दो पॉइंट चार्जेस है जो कि डिस्टेंस r पे है। तो सपोज मैं चार्ज ले लेती हूँ Q। तो ये दो पॉइंट चार्जेस है जिसके बीच, सॉरी Q2 नहीं सिर्फ Q, दोनों इक्वल है, जिसके बीच डिस्टेंस है r, जो कि है एयर में, मतलब जो मीडियम है ना एयर में, अपने हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, सपोज एक एटमॉस्फेयर है हमारा जो चारों तरफ, वहां पर एक चार्ज 1 कूलम का है
तो इधर 2 चार्जेस इससे प्लेस्ड हैं। फिर कह रहा है कि then the distance r dash at which these charges will exert the same force in a medium of dielectric constant k। फिर वो कह रहा है कि ये जो चार्ज है उसको एक मीडियम में ले जा रहा है, ठीक है। सपोज कोई भी मीडियम, सपोज आपने वाटर कंसिडर कर लिया, कुछ भी, तो हमने एक मीडियम दे दिया उन चार्ज को, तो वहां पे डिस्टेंस r डैश हो रहा है। लेकिन ये भी कह दिया है कि दोनों पे फोर्स तो भाई इक्वल है, आप चाहे एयर पे लो या फिर मीडियम पे, है ना। तो हमें पूछा है कि r डैश की वैल्यू आप बताओ क्या होगा। तो इधर ये हमारा कीवर्ड मिल गया कि फोर्स जो है एयर पे जितना है उतना ही मीडियम पे है, राइट। तो हमें तो फॉर्मूला पता है जो कि Q1, के नहीं, आप 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखो ताकि आपको आसानी होगा समझने में। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जो कि है एयर में। अब अगर मीडियम पे आ जाए तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है 1/k का, क्योंकि अगर आप मीडियम में कुछ डाल दो तो उसका फोर्स डिवाइडेड F/k हो जाता है ना, ये तो हमने पढ़ रखा। तो इधर भी वही हो जाएगा 1/k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें आर डैश की वैल्यू पूछ रखा, ये तो चलो सारे इक्वल से हैं, ये सब मैंने दो तरफ से कैंसिल कर दिया, तो बच गया क्या 1/r स्क्वायर इक्वल टू 1/k 1/r डैश का स्क्वायर। हमें पूछा है आर डैश की वैल्यू, तो आर डैश को मैं लेफ्ट साइड पे ले आती हूँ, तो आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। तो हमें तो चाहिए आर डैश की वैल्यू, है ना। तो आर स्क्वायर बाई के की होल रूट व्हिच विल बी आर बाई रूट के। तो हमें आंसर मिल गया, आंसर होगा ऑप्शन सी। कैसे होगा ये तो समझ में आ गया हो ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 पे ये गिवन है electric charges of 1 microcoulomb, -1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed in air at the corner A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC having length of side 10 centimeter। तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया है, इक्विलेटरल मतलब सारे साइड सेम, ओके। तो एक पे 1 माइक्रोकुलम मतलब फर्स्ट ए, बी और सी, राइट। तो ए पे 1 माइक्रोकुलम का चार्ज, बी पे -1 माइक्रोकुलम का चार्ज और सी पे 2 माइक्रोकुलम चार्ज गिवन है, जिसका साइड भी हमें दे दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब तीनों के साइड 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो फिर उसने पूछा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट सी। तो सी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो पहले देख लेते हैं कि सी पे कौन से चार्जेस फोर्स दे रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे दो चार्जेस है तो यही दो फोर्स देंगे, तो ए सी पे देगा एफ ए सी, राइट, और बी का सी पे होगा एफ बी सी। तो अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालते हैं जो कि होगा बीच में, राइट, क्योंकि एक लेफ्ट तरफ है एक राइट तरफ है तो बीच का ही होगा। उसको मैं ले लेती हूँ एफ डैश। तो हमें पूछा है रिजल्टेंट फोर्स एफ डैश की वैल्यू, ओके। तो एफ डैश का फॉर्मूला क्या है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का होल रूट। थीटा मतलब यहाँ पे जो दो एंगल है, तो इक्विलैटरल है तो ये अगर 60 डिग्री होगा तो इधर का भी 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू तो 60 डिग्री ही होगा, है ना। तो अब हमें निकालना है F1 और F2 की वैल्यू। तो हमें तो फॉर्मूला पता है, F1 होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। K की वैल्यू पता है, Q1 दिया है, Q2 दिया है, R की वैल्यू भी गिवन है, तो बस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। K की वैल्यू है 9 × 10 टू द पावर 9 as we know, A की वैल्यू 1 × 10 टू द पावर -6 और B पॉइंट पे है, सॉरी C पॉइंट पे है 2 × 10 टू द पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाई आर तो सेंटीमीटर पे है तो हमें इसे मीटर पे कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो आर है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम -2 मल्टीप्लाई करते हैं व्हिच इज 10 टू द पावर -1, लेकिन इधर हम डालना है आर स्क्वायर की वैल्यू व्हिच विल बी 10 टू द पावर -2। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 2 ज़ा 18, 10 टू द पावर 9 प्लस 2 माइनस 12 which will be 1.8 न्यूटन, ठीक है।
अब निकालते हैं F2 की वैल्यू। अब देखो F2 पे क्या ही डिफरेंस है, मतलब एक नेगेटिव का चार्ज का तो डिफरेंस है, यहीं पर भी 1 माइक्रोकूलम, इधर भी 2 माइक्रोकूलम, मतलब F2 की वैल्यू होगा -F1, राइट, क्योंकि चार्जेस तो सेम ही है। तो अब जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, F1 और F2 की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में, तो हमारे लिए काम आसान हो गया, ये वैल्यू तो एकदम 0। अब डायरेक्ट पुट करते हैं F डैश व्हिच इज F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का होल रूट, मतलब 2F1 का स्क्वायर का होल रूट, क्योंकि F1 इक्वल टू F2 है ना, और स्क्वायर पे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, राइट। तो √2 इंटू F1 वी कैन राइट दिस, राइट। तो √2 की वैल्यू 1.414 हो गया, F1 की वैल्यू 1.8, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2.56 करके कुछ आएगा, which is nearly equals to 2.7। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, राइट। तो अब जाते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा है, ये वाला है सिक्स्थ, ये वाला है सेवेंथ। So sixth question given है, the force between two charges 0.06 मीटर apart is 5 न्यूटन, मतलब दो चार्जेस गिवन है जिसका बीच का डिस्टेंस है 0.06, सपोज चार्ज Q1 और Q2 है, जिसका फोर्स हमें दे दिया है 5 न्यूटन। उसके बाद कर दिया है कि if each charge is moved towards each other by 0.04 then the force between them will become, मतलब फिर दे दिया है कि ये दोनों जो चार्ज है ना वो एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं, कितना मूव कर रहे हैं 0.04। तब मैं कैलकुलेशन में आसान हो इसीलिए मैं पहले ये जो वैल्यू है उसको मैं R1 ले लेती हूँ, which will be 0.06, और जो दूसरा वैल्यू है जो बाद में मूव कर रहा है उसे मैं ले लेती हूँ 0.04। तो हमें पूछा है कि जो दूसरा वाला फोर्स होगा मतलब F2 जो होगा वो कितना होगा, ये वाला जो गिवन है उसे मैं आसान करने के लिए F1 ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशन पे जाते हैं, हमें पता है F1 की वैल्यू है K Q1 Q2 बाय R1 का स्क्वायर, और F2 की वैल्यू है K Q1 Q2 बाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस तो कुछ चेंज नहीं हो रहे, राइट। हमें पूछा है F1 और F2, अगर मैं ये को इक्वेशन 1 ले लूं और इसे इक्वेशन 2, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं मतलब F1 बाई F2 दोनों का रेशियो लूं, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R1 का स्क्वायर, और इधर अगर डिवाइड है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाते हैं ना, तो R2 का स्क्वायर बाई K Q1 Q2, तो ऑब्वियसली ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया R2 बाई R1 का स्क्वायर। तो हमें ये मिल गया F1 बाई F2 इक्वल टू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। हम इधर आसानी से F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा F1 इंटू R1 बाई R2 का स्क्वायर, राइट। F की वैल्यू गिवन है 5, R2 की वैल्यू R1 की वैल्यू गिवन है 0.06 डिवाइडेड बाई 0.04 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर इसे कैलकुलेट करोगे आंसर निकलेगा 11.25। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, आसान है एकदम। अब जाते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे, जिसमें ये लिखा है कि when the, मतलब ये क्वेश्चन पूछा है कि when the charge of a body becomes half then what will be the electric field। तो अगर एक बॉडी पे चार्ज गिवन है Q, अगर वो चार्ज Q हाफ हो जाता है, मतलब अगर चार्ज Q है जो कि हाफ हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है ना। तो अगर किसी बॉडी पे चार्ज हाफ हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो हाफ हो जाएगा, तो इधर हाफ वाला एक ऑप्शन भी हमारे पास गिवन है, राइट। तो आंसर हो जाएगा आप, क्योंकि E की वैल्यू होता है K Q बाई R स्क्वायर, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ओके। अब जाते हैं नंबर 8 क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 8 पे क्या पूछा है, फाइंड द करेक्ट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर नेगेटिव चार्ज। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास गिवन है उसके लाइंस ऑफ फोर्स पूछा है, पहले बात तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि ऑप्शन ए बिल्कुल ही कट जाएगा, क्यों, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन,
लाइन्स ऑफ, ये कीवर्ड है, इसे याद रखना, लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, मतलब हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। वो वहां पर एक कर्व गिवन है, राइट, इसीलिए आंखें मूंद कर आप ऑप्शन 1 को तो कैंसिल कर ही दो, ऑप्शन 1 हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं ऑप्शन 2 पे, तो वहां पर अंदर देखो ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स जाता है, तो ऐसे क्या हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसे तो बैलेंस ही नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी चला गया। और डी पे देखो आउटवर्डली है, हमें नेगेटिव चार्जेस पे तो हमें पता है ना लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर की तरफ आते हैं, राइट, अगर पॉजिटिव होता तो बाहर की तरफ जाते, राइट, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी भी चला गया, तो बच गया क्या, ऑप्शन सी। ये भी हमें दिख रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्जेस है, लाइन्स ऑफ फोर्स सारे अंदर की तरफ भी है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th वाला क्वेश्चन सबसे आसान लेकिन सबसे ट्रिकी भी है, तो इसे थोड़ा सा समझना होगा। तो क्वेश्चन क्या है, an electron enters uniform electric field maintained by a parallel plates and of value E। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब देखो सपोज पॉजिटिव चार्जेस है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इस फील्ड में ना एंटर कर रहा है पैरेलली, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दिया है ई वोल्ट मीटर इनवर्स। पता है वोल्ट मीटर इनवर्स कैसे होता है, आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करना होगा। तो ये जो है वेलोसिटी v में एंटर कर रहा है, तो दिया है कि विद द वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड the plates are separated by a distance d meter, then the acceleration of the electron in the field will be। तो यहाँ पर हमें एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड Q का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, राइट, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो चार्ज मतलब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब F बाई E है ना, और क्योंकि एक वेलोसिटी v के साथ जा रहा है तो हमें फोर्स का फॉर्मूला भी पता है, F इक्वल टू ma, राइट, तो अगर मैं इधर E के जगह मतलब E की वैल्यू ma बाई E लिख लूं, मेरा काम तो आसान हो रहा है, राइट, हमें इधर एक्सेलरेशन a ही तो पूछा है, which will be e बाई m, राइट। अब बात आता है कि यहाँ पे तो दो ऑप्शन है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, लेकिन हमें क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साइन क्या होता है, माइनस ई, राइट, लेकिन पूछा है एक्सीलरेशन, क्या एक्सीलरेशन कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर डिसएक्सेलरेशन तो पूछा नहीं है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ना वो पॉजिटिव में होगा, राइट, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब जाते हैं क्वेश्चन 10 पे, तो यहाँ पर पूछा है a charged particle is free to move in an electric field, it will travel always along a lines of force, along a lines of force if its initial velocity is 0, along a lines of force if it has same initial velocity in the direction of an active angle with the lines of force, none of the above। ये तो इतना कुछ सोचने की बात ही नहीं है, मैंने अभी कहा लाइन्स ऑफ फोर्स, हम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कोई चार्ज पार्टिकल हमेशा लाइन्स ऑफ फोर्स के डायरेक्शन पे ही मूव करता है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट हमेशा रहता है, ये आप याद रख लो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो नहीं हो, ये ऑलवेज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है, तो बी और सी बेशक नहीं हो सकते, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, व्हिच इज ऑलवेज अलोंग ए लाइन्स ऑफ फोर्स, राइट। अब जाते हैं क्वेश्चन 11 पे, तो क्वेश्चन 11 पे पूछा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, मतलब P की वैल्यू दे दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलम इनटू मीटर, तो जो कि अलाइंड है एट 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो हमें तो डायग्राम पहले ड्रॉ करना होगा, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, राइट, और डाइपोल है इस डायरेक्शन पे, यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर है डाइपोल, यहाँ पर एंगल हमें दे दिया है 30 डिग्री,
तो क्या पूछा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो ये जो डाइपोल है इस पे जो टॉर्क है ना इसकी वैल्यू पूछा है। तो हमें तो पता है टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, राइट। यहाँ पर पी की मैग्नीट्यूड का वैल्यू गिवन है, ई मैग्नीट्यूड का वैल्यू गिवन है। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट को खोल देते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, अगर ए क्रॉस बी पूछा है व्हिच विल बी ए बी साइन थीटा, पता है ना। अगर डॉट होता तो कॉस होता, राइट। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब मैं साइन लूंगी। तो P की वैल्यू मुझे पता है 4 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10⁴ और साइन 32 की वैल्यू क्या होता है 1/2। तो मल्टीप्लीकेशन आपको पता है 4 5 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻4। इधर 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ आंसर मिल गया हमें, सॉरी -5, सॉरी -5। तो 10 इंटू 10⁻⁻5 which will be 10⁻⁻4. Answer will be option A, right? Answer will be option A. अब जाते हैं 12th क्वेश्चन पे। The dipole moment of a dipole in an uniform external field E is P. Then the torque tau acting on the dipole is, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, अभी तो मैंने यहाँ सॉल्व करा कि टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है। कैसे होता है ये भी आप सबको पता है, क्योंकि किस एक इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल पे यहाँ पे डाइपोल गिवन है फी पी और ये रोटेट कर रहा है, शायद क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो अगर कोई चीज रोटेट करता है ना तो वहां पर हम क्रॉस ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रख लो, मतलब मोस्टली फॉर्मूला आप सबने करा ही होगा 12th पे। तो हमें मिल गया टाउ इक्वल टू पी क्रॉस की, जो कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, तो अब जाते हैं नंबर 13 क्वेश्चन पे, जहां पर पूछा है an electric dipole is placed in an uniform electric field with the dipole axis making an angle theta with the direction of electric field. The orientation of dipole for stable equilibrium is, तो एक दे दिया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर एक डाइपोल P है जो कि एंगल थीटा कर रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर ये जो ओरिएंटेशन मतलब टाउ जो निकल रहा है वो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, टॉर्क जीरो। स्टेबल इक्विलिब्रियम का यही तो कंडीशन होता है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब वो रोटेट ही नहीं कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मतलब टॉर्क जीरो होगा। तो उसने पूछा है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो ताकि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल और फील्ड दोनों आ जाए। तो टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई व्हिच इज पी ई साइन थीटा व्हिच विल बी जीरो। तो P और E तो कभी जीरो नहीं हो सकता डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा को जीरो होना होगा, जिस वजह से हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पा सकते हैं। तो यहाँ पर जीरो का ऑप्शन है क्योंकि हम पता है ना साइन जीरो इज जीरो, राइट। तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री, राइट। तो ये हो गया 13 क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन 14 पे। तो क्वेश्चन 14 पे ये दिया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स emanating through a surface element ds which is 5 I cap placed in an electric field E which is 4 I cap plus 4 j cap plus 4 k cap is, उसकी वैल्यू मतलब फाई की वैल्यू पूछा है। हमें तो पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, राइट, ये फॉर्मूला हमें पता है ना। तो यहाँ पर E गिवन है which is 4 I cap plus 4 j cap plus 4 k cap, ds की वैल्यू भी गिवन है which is 5 I cap। हम सबको डॉट प्रोडक्ट तो आता ही है, डॉट प्रोडक्ट में I cap को I cap के साथ मल्टीप्लाई करा जाता है, J cap को J cap में और K cap को K cap में। यहाँ पर नहीं है मतलब 0 J cap प्लस 0 K cap, ये मैं लिख सकती हूँ, है ना। तो I डॉट I की वैल्यू क्या होती है 1, I डॉट J की वैल्यू क्या होती है 0। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे I के साथ फिर J के साथ फिर K के साथ, ये दोनों तो 0 आ जाएंगे। सिमिलरली J और K को अगर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तो 0 आएंगे, है ना। तो बच जाएगा सिर्फ I कैप का which is 4 I कैप into 5 I कैप। अब मैंने कहा I डॉट I 1 होता है तो 4 into 5 बच गया बस which will be 20
यूनिट्स, राइट। 20 यूनिट्स गिवन है ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन बी, राइट। अब 15 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व इन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम जो गॉस लॉ निकालते हैं ना, गॉस लॉ क्या है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस विच इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है ना गॉस लॉ। तो ये जो गॉस लॉ पे हम जो गॉसियन सरफेस लेते हैं, मतलब जो एक चार्ज सपोज हम क्यू लेते हैं, उसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस होता है, तो उसका नेचर पूछा है, उसका कलर होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, मैग्नेटिक, या फिर वेक्टर क्या होता है। तो ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव चार्ज है तो गॉसियन सरफेस की एक डायरेक्शन होती है व्हिच इज आउटवर्ड हो सकता है, इनवर्ड हो सकता है, डिपेंड अपॉन द चार्जेस, राइट। और जिसका डायरेक्शन होता है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, ऑब्वियसली गॉसियन सरफेस का एक स्केलर वैल्यू भी है और एक डायरेक्शन भी है, मतलब अनडाउटेडली ये वेक्टर है, क्योंकि गॉसियन सरफेस डिपेंड करता है आप कौन सा चार्ज ले रहे हो। अगर नेगेटिव चार्जेस ले रहे हो तो गॉसियन सरफेस का डायरेक्शन भी तो अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा वेक्टर क्वांटिटी। होप ये सारे 15 क्वेश्चंस आपको समझ आ गए। हेलो 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 हेलो